कल्पना कीजिए, एक 5 साल का बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो अभी ठीक से दुनियादारी भी नहीं जानता, जिसने अभी स्कूल जाना भी ठीक से शुरू नहीं किया है। अगर आप उससे पूछें कि उसे क्या चाहिए, तो वो शायद एक खिलौना मांगेगा या किसी मिठाई की जिद करेगा। लेकिन क्या हो अगर एक 5 साल का बच्चा अचानक आपके पास आए, आपकी आंखों में देखे और कहे, 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी बहू का नाम उमा है। बाबूजी, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चों का ध्यान रखें। उनके पास पैसे नहीं है, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। और क्या हो अगर वही मासूम बच्चा, जिसे अभी मौत का मतलब भी नहीं पता हो, आपको यह बताने लगे कि कैसे एक शाम अपनी कार से घर लौटते वक्त उसकी कनपट्टी पर किसी ने गोली मार दी थी। कैसे उसके शरीर को शमशान में ले जाया गया था, कैसे उसका अपना बिजनेस पार्टनर उसका कातिल था। यह कोई हॉलीवुड की पैरानॉर्मल फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह भारत के इतिहास का ऐसा जीता जागता, रूह कपा देने वाला सच है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, फोरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस प्रशासन के भी पसीने छुटा दिए। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि इंसान भले ही कानून की आंखों में धूल झोंक दे, पुलिस को चकमा दे दे, लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा हैज नो मीनिंग, यू गेट सर एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। वेलकम टू द शो, दिस इज निशांत शर्मा एंड यू आर वाचिंग अनवील्ड एक्स। आज हम एक ऐसे केस को अनवील करने जा रहे हैं जहां एक मर्डर विक्टिम ने न्याय के लिए सिस्टम का इंतजार नहीं किया, उसने खुद अपनी मौत का बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लिया। द चिलिंग रीइंकार्नेशन ऑफ टीटू। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1985 में। आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर बाढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद साधारण और गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता ने उसका नाम रखा है तोरण सिंह, जिसे गांव में सब प्यार से टीटू बुलाते थे। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा जल्दी घुटनों के बल चले, जल्दी पहला शब्द बोले। लेकिन टीटू के केस में जब उसने सिर्फ 2 साल की उम्र में साफ साफ बोलना शुरू किया, तो वो खुशियां रातों रात एक अजीब से खौफ में बदल गई। टीटू अपने उम्र के बच्चों जैसी बातें नहीं करता था, वो मिट्टी में नहीं खेलता था। उसका लहजा, उसका हाव भाव एक बड़े मैच्योर आदमी जैसे थे। जब टीटू 4 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर आगरा में है। शुरुआत में परिवार ने इसे बच्चे की इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया। गांव का माहौल था तो अंधविश्वास का आना लाजमी था। पड़ोसियों ने कह दिया कि लड़के पर किसी ऊपरी हवा या भूत प्रेत का साया है, किसी तांत्रिक को दिखाओ। लेकिन जैसे जैसे टीटू बड़ा हुआ, उसकी बातें इमेजिनेशन से निकलकर एक डार्क और डिस्टर्बिंग रियलिटी में बदलने लगी। 5 साल की उम्र आते आते टीटू अपने गरीब माँ बाप का मजाक उड़ाने लगा। वो अपनी माँ की फटी हुई सूती धोती देखकर चिढ़ जाता और कहता, तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती के बाहर मत जाओ करो। मेरी बीवी तुम्हारी तरह ऐसे फटे पुराने कपड़े नहीं पहनती, वो 2-2 हजार की महंगी साड़ियां पहनती है। मैं इस गंदे और छोटे से घर में नहीं रहूंगा, मैं अपने बंगले में वापस जा रहा हूँ। जरा उस माँ की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, उस पर क्या बीतती होगी जब उसका ही खून, जिसे उसने 9 महीने कोख में रखा, वो उसे पहचानने से इनकार कर दे। झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल लें तुझे। टीटू अक्सर अपना एक छोटा सा झोला पैक करता और घर से भागने की जिद पर अड़ जाता था। जब घर वाले उसे डांटते और कहते कि आगरा बस से जाना पड़ेगा, तो वो भड़क जाता। वो कहता कि उसे पैदल या बस से धक्के खाने की आदत नहीं है, उसे उसकी कार चाहिए। तभी एक दिन टीटू ने कुछ ऐसा कहा जिसने घर वालों के पैरों तले से जमीन खींच ली। उसने अपना नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश वर्मा बताया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसकी पति का नाम उमा है
और उसके 2 बेटे हैं जिनका नाम रोमू और सोमू है। आगरा के सदर बाजार में उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी दुकान है जिसका नाम सुरेश रेडियोज है। और फिर उसने वो खौफनाक राज खोला। टीटू ने बताया कि कैसे एक शाम अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे घेर लिया था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उन्होंने उसके सिर में गोली मार दी। ऑन द स्पॉट मौत। उसने अपने घर वालों को यह तक बता दिया कि उसकी चिता को कैसे आग लगाई गई थी और कैसे उसकी अस्थियों को यमुना में बहाया गया था। टीटू का परिवार अब खौफ और कंफ्यूजन के चरम पर था। मेरे घर वालों ने यह फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं। इन बातों में कितनी सच्चाई है यह परखने के लिए टीटू के बड़े भाई अशोक ने अपने एक दोस्त के साथ आगरा के सदर बाजार जाने का फैसला लिया। अशोक बस यही सोच रहा था, काश यह सब एक बच्चे की बकवास हो। वो सदर बाजार की तंग गलियों में सुरेश रेडियोज नाम की दुकान ढूंढता रहा। बहुत देर भटकने के बाद जब वो निराश होकर एक किनारे बैठा था, तभी उसकी नजर सामने लटकते एक पुराने बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोज। अशोक का गला सूख गया। वो दुकान के अंदर गया। गल्ले पर एक उदास सी औरत बैठी थी। अशोक ने हिम्मत करके पूछा, क्या सुरेश जी हैं? उस औरत की आंखों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने बताया कि वो सुरेश की विधवा पत्नी उमा है। अशोक ने उमा को बताया कि वो बाड़गांव से आया है और उसका 5 साल का भाई खुद को सुरेश बताता है। उमा यह सुनकर सुन रह गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद किसी ने अखबार में पढ़कर इस बच्चे को यह सब सिखा दिया होगा, क्योंकि सुरेश वर्मा का मर्डर उस वक्त आगरा का एक बहुत हाई प्रोफाइल और अनसुलझा केस था। 28 अगस्त 1983। टीटू के जन्म से ठीक 4 महीने पहले सुरेश वर्मा आगरा का एक जाना माना सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो अपनी सफेद फिएट कार से घर लौट रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुरेश इस बात से अनजान था कि उसका अपना ही एक करीबी बिजनेस पार्टनर उसके खून का प्यासा हो चुका था। बिजनेस में पैसे और पावर का लालच इंसान को इस हद तक अंधा कर सकता है। यह उसका एक डार्क एंगल था। जैसे ही सुरेश ने अपने बंगले के गेट के सामने गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाया, पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाशों ने उसकी कार को घेर लिया। शीशा नीचे होते ही एक गन पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सुरेश की दाईं कनपट्टी यानी कि राइट टेम्पल पर रखी गई और ट्रिगर दब गया। गोली की आवाज सुनकर जब तक उमा और बाकी घर वाले बाहर आते, कातिल फरार हो चुके थे। कार की स्टीयरिंग पर सुरेश की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। चूंकि यह घटना रात के अंधेरे में हुई, कोई आई विटनेस नहीं था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में यह केस एक कोल्ड केस बनकर बंद हो गया। लुइस मैकमास्टर बुजोल्ड ने एक बार कहा था, द डेड कैन नॉट क्राई आउट फॉर जस्टिस, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द लिविंग टू डू सो फॉर देम। यानी कि मुर्दे अपने लिए न्याय नहीं मांग सकते, यह जिंदों का फर्ज है कि वो उनके लिए लड़ें। लेकिन इस केस में जब जिंदे न्याय नहीं दिला पाए तो मुर्दे को खुद लौट कर आना पड़ा। पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है, वो लोग बोले कि चलो सुरेश चलते हैं। उमा और सुरेश के माता पिता ने बाड़गांव जाकर उस बच्चे से मिलने का फैसला किया। दिल में एक तरफ डर था और दूसरी तरफ एक नामुमकिन सी उम्मीदगी कि शायद उनका बेटा वापस आ गया है। जैसे ही सुरेश के माता पिता टीटू के छोटे से कच्चे घर के दरवाजे पर पहुंचे, टीटू जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उन्हें देखते ही वो 5 साल का बच्चा अचानक खड़ा हुआ, दौड़कर उनके गले लग गया और रोने लगा। देखो मेरे बाबूजी आ गए, मैंने कहा था ना मेरे असली माँ बाप आगरा में हैं। लेकिन जब उमा, सुरेश की विधवा पत्नी, सामने आई तो कमरे का माहौल एकदम बदल गया। टीटू एक 5 साल के बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक पति की तरह शर्माने लगा। उसने एक अडल्ट की तरह उमा को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने उमा से बच्चों का हालचाल पूछा और फिर उसने धौलपुर के मेले की कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ और सिर्फ सुरेश और उमा के बीच हुई थी। वो बातें किसी पुलिस फाइल, किसी अखबार में नहीं छपी थी।
कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए, तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हन तुम। उमा उमा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन परिवार अभी इस चमत्कार पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उन्होंने टीटू का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि टीटू को आगरा लाया जाए, और उसका पहला टेस्ट जो उन्होंने किया वो था द मिस्ड शू। कार से आगरा जाते वक्त सुरेश के भाइयों ने जानबूझकर सुरेश रेडियोज के सामने गाड़ी नहीं रोकी। वो गाड़ी तेज चलाकर आगे बढ़ गए। उन्हें लगा बच्चा है, भूल गया होगा। तभी पीछे बैठा 5 साल का टीटू चिल्लाया, रोको, मेरी दुकान तो पीछे छूट गई, तुम आगे कहां जा रहे हो। दूसरा टेस्ट। दुकान के अंदर जाते ही टीटू की चाल बदल गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज एक बच्चे की नहीं थी, एक सेटल्ड शोरूम के मालिक की बन गई थी। वो सीधा उसी स्टूल पर जाकर बैठा जहां सुरेश बैठता था। इतना ही नहीं, उसने दुकान के रिनोवेटेड हिस्से और पुराने हिस्से को बिल्कुल सटीक तरीके से पहचान लिया। अब तीसरे टेस्ट की बारी थी। ये टेस्ट सबसे मुश्किल होने वाला था। जब टीटू को सुरेश के बंगले पर लाया गया तो परिवार ने सुरेश के दोनों बच्चों को मोहल्ले के 10-12 बच्चों के बीच खेलने भेज दिया था। अगर यह कोई ढोंग होता तो वो बच्चा कभी उन बच्चों को नहीं पहचान पाता। लेकिन टीटू ने बिना एक सेकंड की देरी किए उन अजनबी बच्चों की भीड़ में अपने दोनों बेटों रोमू और सोमू को पहचान लिया और उन्हें गले लगा लिया। इसका क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट 100% पास था। कोई भी इमेजिनेशन या अखबार की कटिंग एक 5 साल के बच्चे को यह सब नहीं सिखा सकती। अब तक यह केस सिर्फ एक गांव या मोहल्ले का गॉसिप नहीं रहा था। मीडिया के जरिए यह खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर NK चड्डा और अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वर्ल्ड फेमस रिसर्चर डॉक्टर यान स्टीवेंसन तक पहुंच गई। डॉक्टर स्टीवेंसन कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे। वो पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन और पास्ट लाइफ मेमोरीज पर 40 साल से साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपनी कलीग डॉक्टर एंटोनिया मिल्स को इस केस की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा। डॉक्टर मिल्स ने नोटिस किया कि टीटू का बिहेवियर बिल्कुल सुरेश जैसा था, शॉर्ट टेम्पर्ड, डोमिनेटिंग और अग्रेसिव। एक बार बाजार में चूड़ी वाले से झगड़ा होने पर टीटू ने उसे खुलेआम धमकी दे डाली थी। उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से एक 30 साल के आदमी की थी जो एक 5 साल के बच्चे के शरीर में फंसा हुआ था। लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े और खौफनाक सवाल की। क्या टीटू को अपने कातिलों का नाम याद था? टीटू ने मीडिया, साइंटिस्ट और पुलिस के सामने जो खुलासा किया उसने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। टीटू ने बताया कि जिस दिन उसे गोली मारी गई थी, मरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने उन 2 बदमाशों में से एक का चेहरा देख लिया था और वो कातिल कोई किराए का गुंडा नहीं बल्कि सुरेश का ही एक करीबी साथी बिजनेसमैन था। पैसों का लेन देन और बिजनेस राइवलरी के चलते उसने सुरेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। आगरा पुलिस जो सालों से इस केस को बंद करके बैठी थी, अचानक हरकत में आ गई। उस बिजनेसमैन को उठाया गया। पुलिस इंटेरोगेशन और सख्ती के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 1983 के बंद हो चुके मर्डर केस को 1988 में एक 5 साल के बच्चे की गवाही पर रीओपन किया गया। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद पहला और इकलौता ऐसा मामला था। लेकिन कोर्ट में तो सबूत चाहिए होते हैं, भूत प्रेत की कहानियां वहां नहीं टिकती। यहीं पर केस का सबसे बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला टर्निंग पॉइंट आया। द मेडिकल प्रूफ ऑफ री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म का मेडिकल प्रूफ। सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई। गोली उसकी दाईं कनपट्टी यानी कि राइट टेम्पल में घुसी थी और सिर के दूसरी तरफ एग्जिट वुंड यानी कि लेफ्ट टेम्पल से बाहर निकली थी। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने टीटू के सिर के बाल हटाए, वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। टीटू के सर पर जन्म से ही 2 निशान यानी कि बर्थ मार्क्स थे। उन निशानों का साइज, उनका शेप और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन
सुरेश के सिर में घुसी बुलेट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट की थी। एग्जिट वुंड्स से मिलीमीटर टू मिलीमीटर 100% मैच खा रहे थे। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च में इसे साफ तौर पर मेंशन किया है कि पास्ट लाइफ की वायलेंट इंजरी यानी कि हिंसक चोट और अगले जन्म के बर्थ मार्क्स के बीच एक सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। विज्ञान भी इस चमत्कार के सामने घुटने टेक चुका था। कोर्ट ने डॉक्टर स्टीवेंसन और डॉक्टर मिल्स के रिसर्च पेपर्स को सबूत के तौर पर माना और अंततः उन कातिलों को उनके किए की सजा सुनाई गई। कातिलों को सजा तो मिल गई, लेकिन उस 5 साल के बच्चे का क्या? टीटू आगरा के उस आलीशान बंगले में नहीं रुका, क्योंकि सुरेश की आत्मा भले ही टीटू में थी, लेकिन शरीर तो एक बच्चे का था। उमा के लिए वो 5 साल का बच्चा उसका पति नहीं हो सकता था। और सुरेश के पिता जानते थे कि अगर उन्होंने टीटू को अपने पास रखा तो बाढ़ गांव के एक गरीब माँ बाप जीते जी अपने बेटे को खो देंगे। एक बेटे को खोने का दर्द वो पहले ही झेल चुके थे। वो ये दर्द किसी और को नहीं देना चाहते थे। इसीलिए भारी मन से आंसुओं के साथ दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। टीटू ने दोहरी यादों के साथ अपना बचपन जिया। आज तोरण सिंह उर्फ टीटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU में एक प्रोफेसर हैं। उन्हें आज भी सब कुछ याद है और वो अक्सर अपनी पिछले जन्म के परिवार से मिलने आगरा जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। लेकिन यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो दिमाग शरीर के साथ खत्म हो जाता है, क्या उसकी यादें भी मर जाती हैं? या फिर जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक सर्कल है जहां शुरुआत और अंत एक ही जगह आकर मिलती है। उस कातिल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान की वो जान ले रहा है वो इंसानी सिस्टम से तो हार जाएगा, लेकिन कुदरत के कानून से नहीं, क्योंकि वो शिकार अपना बदला लेने के लिए खुद वापस लौट कर आएगा। आप इस पुनर्जन्म और साइंटिफिक मिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई कोई अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आ सकता है? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन और ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो अनवील्ड एक्स को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम ऐसे ही डार्क और अनसुलझे रहस्य आपके सामने लाते रहें और उन्हें अनवील करते रहें। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। मैं हूं निशांत शर्मा। जल्द मिलता हूं आपसे अगले किसी ऐसे अनसुलझी मिस्ट्री के साथ। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।